आज हम ये सीखने वाले हैं कि किस कंडीशन में किसी भी सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होता है और किसी भी कम विद्युत वाहक बल वाली सेल को उससे अधिक विद्युत वाहक बल वाली सेल के द्वारा किस तरह से चार्ज किया जाता है और वो चार्जिंग सर्किट या कहें आवेशन परिपथ किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल तो है E और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। विद्युत वाहक बल आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सेल से अधिकतम जितना विभवांतर हम प्राप्त कर सकते हैं बाह्य परिपथ पर या बाह्य प्रतिरोध पर, उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है कि जैसे ही मैं सेल से कोई बाह्य प्रतिरोध लगाता हूं तो सेल से क्या होगा, एक विद्युत धारा बाह्य प्रतिरोध में जानी शुरू हो जाएगी और जब ये विद्युत धारा बाह्य प्रतिरोध में होने के बाद आंतरिक प्रतिरोध में प्रवेश करती है तो आंतरिक प्रतिरोध या सेल के अंदर वाला जो पदार्थ है धारा के इस प्रवाह का विरोध करता है जिसे हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखा क्या जाता है कि सेल के सिरों पर जो विभवांतर है जिसे हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं वो विद्युत वाहक बल से थोड़ा सा कम आता है। और थोड़ा सा कम क्यों आता है? क्योंकि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उससे ओवरकम करने में थोड़ा सा विभवांतर खर्च हो जाता है। जब विद्युत धारा इसको क्रॉस करके आंतरिक प्रतिरोध को दोबारा से बाह्य प्रतिरोध में जाएगी तो इतना विभवांतर अंदर ही खर्च हो जाता है। तो बाहर वाले प्रतिरोध पर जो मिल रहा होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। सामान्यतः ये जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल से कम होता है, लेकिन अगर हमारे पास एक आदर्श सेल है, आदर्श सेल का मतलब एक ऐसी सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध हो ही ना, तो R का मान 0 होगा तो V किसके बराबर आ जाएगा, E के। मतलब टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर भी आ सकता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से ज्यादा भी हो सकता है तो आप पूछोगे कैसे? तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस बाह्य प्रतिरोध को हटा देना है और इस सेल का संपर्क एक दूसरे सेल से कर देना है जिसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं कि E1 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि स्मॉल r1 है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जिस सेल को मैंने इस प्रारंभिक सेल से जोड़ा है तो इस नई वाली सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो प्रारंभिक सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होगा, तभी ये इसको आवेशित या चार्ज कर पाएगी। तो मैंने दोनों सेलों के धनात्मक सिरों को एक जगह कनेक्ट कर दिया और ऋणात्मक सिरों को दूसरी जगह कनेक्ट कर दिया। और आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि सेलों का ये जो संयोजन है समांतर क्रम संयोजन है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में भी सभी सेलों के धनात्मक सिरे एक जगह जोड़े जाते हैं और ऋणात्मक सिरे एक जगह जोड़े जाते हैं, लेकिन इन दोनों ही उभयनिष्ठ बिंदुओं से बाह्य प्रतिरोध को जोड़ना कंपलसरी होता है। और अगर आपने इन दोनों उभयनिष्ठ बिंदुओं से किसी बाह्य प्रतिरोध को नहीं जोड़ा तो ये ज्यादा विद्युत वाहक बल वाली जो बैटरी है कम विद्युत वाहक बल वाली बैटरी को आवेशित करना शुरू कर देगी। अब इसमें होगा क्या कि विद्युत धारा ज्यादा विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से निकलेगी और निकल करके अंदर की तरफ प्रवेश करेगी इस कम विद्युत वाहक बल वाली बैटरी में। यहां से फिर वो आंतरिक प्रतिरोध में कुछ इस तरह से जाएगी, क्योंकि विद्युत धारा के पास कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, तो वो सीधा इस रास्ते से होती हुई और वापस इस अधिक विभव वाली बैटरी में या अधिक विद्युत वाहक बल वाली बैटरी में वापस आ जाएगी। और इसके अंदर जो अब ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है इसे हम कहते हैं आवेशन धारा या चार्जिंग करंट। अब इस आवेशन धारा का मान हम कैसे निकालें? उसके लिए आप किरचॉफ के परिपथीय नियम का प्रयोग कर सकते हो कि अगर मैं इस बिंदु से और इस बिंदु की तरफ जाता हूं तो बीच में ना तो कोई सेल पड़ी ना ही कोई प्रतिरोध पड़ा, तो विभवांतर में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं। यहां से यहां तक जाने में परिवर्तन 0। और जब मैं इस वाले बिंदु से सेल को क्रॉस करके यहां पहुंचता हूं तो ध्यान रखना, जब भी एक सेल को हम क्रॉस करते हैं तो विभवांतर में परिवर्तन आता है विद्युत वाहक बल के बराबर। अब हम जा कहां से रहे, सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ, तो विभवांतर हमेशा घट रहा होता है। मतलब इस वाले बिंदु का विभव इससे कम होगा। कितना कम होगा? हमेशा विद्युत वाहक बल के बराबर। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक वैद्युत प्रतिरोध को क्रॉस करना है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और जब भी किसी वैद्युत प्रतिरोध को आप क्रॉस करोगे जिसमें विद्युत धारा है तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर विभवांतर में परिवर्तन आएगा। ये हम ओम के नियम से जानते हैं। अगर आप धारा की दिशा में जाते हो तो विद्युत वाहक बल घटता है, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है। तो यहाँ पहुँचने पर विभव यहाँ से IR कम हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पहुँचोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से परिवर्तन को मैं 0 लिख सकता हूँ।
यहां पहुंचोगे, धारा की दिशा में फिर से इस प्रतिरोध को आपको क्रॉस करना है। तो धारा तो है I, प्रतिरोध है R1, और धारा की दिशा में मैं आपको समझा चुका हूं कि विद्युत वाहक बल घटता है। और जैसे ही आप इस सेल को क्रॉस करके प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचोगे, तो जब आप इस सेल के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ जाओगे तो विभवांतर बढ़ेगा, जिसको हम कैसा लिखते हैं, धनात्मक। और विभवांतर में हमेशा परिवर्तन कितना होता है, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, जो कितना है E1। और किरचॉफ के परिपथीय नियम से हम जानते हैं कि किसी भी बंद लूप के अंदर विभवांतर के अंदर जो नेट परिवर्तन आता है वो होता है 0। यहां से आप देख सकते हो कि E1 को मैं ऐसे ही रख सकता हूं, माइनस कितना आ जाएगा E, और अगर मैं दोनों ही धारा वाले टर्म्स को दाईं तरफ ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा, IR प्लस IR1। यहां से अगर हम विद्युत धारा का मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, E1 माइनस E। ये क्या है, उच्च विद्युत वाहक बल वाली बैटरी और कम विद्युत वाहक बल वाली बैटरियों के विद्युत वाहक बलों का अंतर, और बटे में क्या है, दोनों के आंतरिक प्रतिरोधों का योग। ये वो विद्युत धारा है जो ज्यादा विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से कम विद्युत वाहक बल वाली बैटरी के अंदर प्रवेश करेगी। तो ये वाली जो बैटरी है हमारी ज्यादा विद्युत वाहक बल वाली, इससे तो विद्युत धारा बाहर निकल रही है, तो ये तो होगी अनावेशित, मतलब ये डिस्चार्ज होगी, और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवेश कर रही है, तो ये कम विद्युत वाहक बल वाली बैटरी चार्ज होगी, और ये होगी हमारी आवेशन धारा जो इसको आवेशित कर रही होगी। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इस कंडीशन में जब ये हमारी प्रारंभिक सेल ज्यादा विद्युत वाहक बल वाली सेल के द्वारा आवेशित की जा रही है, तब इसके सिरों पर जो टर्मिनल विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल से ज्यादा आता है। तो टर्मिनल विभवांतर हम यही तो कह रहे हैं, बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर। अब ये जो हमारा विभवांतर है उसको हम किरचॉफ के परिपथीय नियम से भी पता कर सकते हैं। उसमें हमें ये भी पता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विभवांतर में परिवर्तन किस तरह से निकालते हैं। अगर बिंदु A से हमें यहां पहुंचना है तो हमें एक सेल को पास करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, और जब भी सेल को क्रॉस किया जाता है तो विभवांतर में परिवर्तन कितना आता है, विद्युत वाहक बल के बराबर। अब जा कैसे रहे हम, बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ, तो विभवांतर में परिवर्तन ऋणात्मक आएगा, मतलब विभवांतर कम होगा यहां आने पर। और इस बिंदु से अगर हम इस बिंदु पर जाएं तब भी हमें विद्युत धारा की दिशा में ही जाना है, तो फिर से विभवांतर घटेगा, और कितना परिवर्तित होगा, I इंटू स्मॉल r के बराबर। और जैसे ही आपने इस प्रतिरोध को क्रॉस कर दिया, फिर आप कहां पहुंच गए, बिंदु B पर। तो VA माइनस VB ही हमें पता करना है, जो इस सेल का टर्मिनल विभवांतर है, जो इस बार किसके बराबर आ जाएगा, E प्लस IR के। इन दोनों को मैं कहां ले गया हूं, दाई तरफ। तो इस अवस्था में जब एक बैटरी को हम किसी एक ज्यादा विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से आवेशित कर रहे होते हैं, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से ज्यादा भी आ सकता है। अब इस टॉपिक पर बेस्ड हमने जो आंकिक प्रश्न सेलेक्ट किया है वो NCERT के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी है, जिसको 120 वोल्ट की दिष्ट धारा सप्लाई द्वारा 15.5 ओम के प्रतिरोध की सहायता से आवेशित किया जा रहा है। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे कि आवेशित की गई बैटरी का जो टर्मिनल विभवांतर है वो क्या होगा, और साथ ही आप ये बताएं कि ये जो 15.5 ओम का हमारा यह प्रतिरोध है जिसे हमें श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, उसे जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो देखो, हमने अपनी जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल निर्धारित कर लिया, 8 वोल्ट है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, और जिस उच्च विभव वाली बैटरी से इसको आवेशित किया जा रहा है वो है 120 वोल्ट की बैटरी, लेकिन उसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। उसका आंतरिक प्रतिरोध हम 0 मानकर चल रहे हैं, मतलब वो एक आदर्श बैटरी है। लेकिन उसके सीरीज में, मतलब उससे आगे दिखाते हैं हम किसी भी प्रतिरोध को, अगर हमें सीरीज में जोड़ना है तो यहां ना दिखा करके यहां दिखाते हैं। तो इस श्रेणी क्रम में 15.5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ये जो 15.5 ओम का प्रतिरोध है, इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। और साथ के साथ ये पूछा गया है कि ये जो बैटरी है 8 वोल्ट वाली, इसके सिरों पर टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से तो ज्यादा होगा, E प्लस IR। E हमें पता है 8 वोल्ट है, स्मॉल r हमें पता है वो 0.5 ओम है। बस ये पता लग जाए कि ये जो हमारी आवेशन धारा है वो क्या है। और आवेशन धारा का मान कैसे निकालेंगे कि बड़ी वाली बैटरी का विद्युत वाहक बल है 120 वोल्ट, और ये जो छोटी बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल है 8 वोल्ट, तो 120 माइनस 8, और बटे में ये जो हमारी प्रारंभिक सेल था उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम,
और जो उच्च विभव वाली या उच्च विद्युत वाहक बल वाली बैटरी है उसका प्रतिरोध है ही नहीं। अगर साथ में कोई हमने एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ रखा है तो उसे भी यहां पर हम प्लस में लिख देते हैं, जो कि इस बार कितना है 15.5 ओम। और अगर इसको नहीं लगाया जाता तो उसका मान में 0 लेकर चलता, तो ये कितना आ जाएगा 16, और ऊपर कितना आएगा 112। 112 को अगर आप 16 से विभाजित करोगे तो आवेशन धारा का मान आ जाएगा कितना 7 एम्पियर। मतलब बड़ी वाली बैटरी से 7 एम्पियर की विद्युत धारा निकलेगी और वो निकल करके किसमें प्रवेश करेगी, इस कम विद्युत वाहक बल वाली बैटरी के अंदर। और जैसे ही हमें आवेशन धारा का मान पता लग गया तो अब हम टर्मिनल विभवांतर पता कर सकते हैं। टर्मिनल विभवांतर का मान कितना आएगा 8 प्लस में कितना 0.5, तो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है और धारा है हमारी 7 एम्पियर की आवेशन धारा, तो ये कितना आ जाएगा 3.5 प्लस 8 करोगे तो ये जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है वो आ रहा है 11.5 वोल्ट, जो कि आप देख सकते हो कि विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट की तुलना में ज़्यादा है। तो ऐसी अवस्था में जब किसी बैटरी को हम ज़्यादा विद्युत वाहक बल वाली बैटरी के द्वारा आवेशित कर रहे होते हैं तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से ज़्यादा भी आ जाता है। अब दूसरे पार्ट में हमसे ये भी पूछा गया है कि ये जो श्रेणी क्रम में हमने 15.5 ओम का प्रतिरोध जोड़ रखा है, इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या है। देखो, अगर मैं इस प्रतिरोध को नहीं जोड़ता तो नीचे तुल्य प्रतिरोध कितना आता 0.5 ओम, और 112 को जब आप 0.5 से विभाजित करते तो आवेशन धारा आ जाती 224 एम्पियर की। अब समस्या क्या है कि आवेशन धारा जितनी ज़्यादा होती है, इस कम विद्युत वाहक बल वाली बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस, विस्फोट होने के चांसेस या इसके ब्रस्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो हमें इसको आवेशित तो करना है, लेकिन इस आवेशन धारा को कम से कम रखना होता है। अगर हमने आवेशन धारा को बहुत ज़्यादा रखा तो जब ये विद्युत धारा सेल के अंदर वाले पदार्थ से होकर के गुजर रही होगी, जिसका मान हमने कितना लिया है स्मॉल r, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध भी कहते हैं, तो इस विद्युत धारा के इस प्रतिरोध से गुजरने के कारण प्रति सेकंड बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसे हम I²R से पता कर सकते हैं। और ये ऊष्मा हमें कम से कम रखनी होती है, क्योंकि अगर ये ऊष्मा बहुत ज़्यादा होगी तो बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें आवेशन धारा तो देनी है बैटरी को, लेकिन वो देनी काफ़ी कम है। इस वजह से यहाँ पर हमने एक श्रेणी क्रम में 15.5 ओम का प्रतिरोध जोड़ रखा है। जितना बड़ा हम प्रतिरोध जोड़ेंगे आवेशन धारा उतनी कम होगी, और उससे होगा क्या कि बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि किस कंडीशन में किसी भी सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल से ज़्यादा आता है, और किसी भी सेल को अधिक विभव वाली बैटरी से जोड़ करके किस तरह से आवेशित किया जाता है। लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि प्रतिरोधों के संयोजन की तरह ही सेलों का भी संयोजन किया जा सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन और साथ के साथ समांतर क्रम संयोजन। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में किस तरह से जोड़ा जाता है और फिर तुल्य सेल का जो विद्युत वाहक बल है या आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान किस तरह से निकालते हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।